लेट्स कंटिन्यू आवर रिविजन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। इससे पहले वाले दो पार्ट्स में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, काफ़ी सारे रूल्स पढ़े। इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर स्पेशल केसेस। तो कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस, स्पेशल सिचुएशंस है जहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई के डिफरेंट रूल्स है, डिफरेंट बेसिस है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ लॉटरी या बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेस। इसको दो कैटेगरी में हम बांटेंगे, एक है लॉटरी और एक है एक्शनेबल क्लेम्स के नाम पे बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग। तीन पार्ट्स है इसके अंदर। लॉटरी के केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा 100 डिवाइडेड बाय 140 या फिर 100 डिवाइड बाय 140 विच एवर इज हायर। अब किस चीज का 100 बाय 140 करना है वो देखते हैं हम। सबसे पहले तो ये 140 रीसेंट अमेंडमेंट है मई 26 के लिए। पहले 128 होता था, बट अब लॉटरी का रेट जीएसटी इस पे 40% कर दिया है 28 से, तो 140 करेंगे। ठीक है, किसका करेंगे वो देखते हैं। 140 100 बाय 140 ऑफ फेस वैल्यू ऑफ टिकट या फिर प्राइस नोटिफाइड बाय द ऑर्गेनाइजिंग स्टेट विच एवर इज हायर। देखो, हो सकता है लॉटरी की टिकट की जो फेस वैल्यू है वो है 500 रुपए। ठीक है, और जो ऑर्गेनाइजिंग स्टेट, जिस भी स्टेट ने, जैसे कि पंजाब स्टेट ने लॉटरी ऑर्गेनाइज करी, उसका प्राइस नोटिफाइड करा होगा किसी ऑफिशियल गैजेट में। वो प्राइस जो उन्होंने नोटिफाई करा है वो है 550। ठीक है, लॉटरी का प्राइस हम मानते हैं इट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। जीएसटी इंक्लूसिव है, इसलिए इसमें से हम जीएसटी हटा देते हैं और हम देखते हैं कि विदाउट जीएसटी क्या अमाउंट होगी। तो 100 डिवाइडेड बाय 140, ये 40 मैं अलग कलर से इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपने पहले पढ़ रखा होगा कभी जीएसटी तो वहां पे 128 होता था। इसको रिसेंट अभी रिवाइज करा गया है और ये 140 बन गया। तो इसको कैलकुलेट करो। 500 डिवाइड बाय 140% इज 357। पॉइंट में आएगा, पॉइंट में ले नहीं रहा। 550 डिवाइड बाय 140% इज 392। तो विच एवर इज हायर 392 हमारी बन जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ लॉटरी। ठीक है, मेन चीज इसमें क्या ध्यान रखनी है, 140 हो गया है, ये रिसेंट अमेंडमेंट है तो एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब बात करते हैं एक्शनेबल क्लेम, यानी कि बेट, गैम्बल या हॉर्स रेस। इसमें क्या होगा, फेस वैल्यू का 100%, मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये 100% है, मतलब ये विदाउट जीएसटी ही प्राइस है, इंक्लूसिव ऑफ नहीं है। यहाँ पे कुछ हम डिवाइड नहीं कर रहे जीएसटी रेट से। फेस वैल्यू ऑफ बेट या अमाउंट पेड टू द टोटलाइजर। टोटलाइजर कौन होता है ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है, इनकम टैक्स भी होता है जब हॉर्स रेसिंग करते हैं, टोटलाइजर होता है, तो जानने की जरूरत भी नहीं है, बट उसका 100% ले लेंगे। अगर फेस वैल्यू 500 रुपये है तो उसका 100% यानी कि वो बन जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है इसमें, रेट्स याद रखने और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट इज ऑनलाइन मनी गेमिंग एंड कसिनो। इन दोनों के प्रोविजंस सेम है। क्या कहता है ये, ऑनलाइन मनी गेमिंग या कसिनो में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी टोटल अमाउंट पेड या डिपॉजिटेड विद द सप्लायर इन मनी या फिर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। यानी कि जो ऑनलाइन गेमिंग का प्लेटफॉर्म होता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं जहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग, लूडो किंग या ड्रीम 11, ठीक है, वहाँ पे जो भी अमाउंट हमने पे करा या डिपॉजिट करा उनके प्लेटफॉर्म में, उनके वॉलेट में, विद द सप्लायर, जो सप्लायर है लूडो वाला, ऑनलाइन लूडो, चाहे वो पैसों में दिया, प्राइस में, इन मनी में, या फिर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की क्रिप्टो करेंसी में पे करें, वो मान लिया जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। मतलब अगर हमने 10,000 रुपये डिपॉजिट कराए, चाहे प्राइस में, मनी में, चाहे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में, ये पूरी बन जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। एनी अमाउंट रिटर्न या रिफंडेड या अनयूटिलाइज्ड अमाउंट, उसको हम डिडक्ट नहीं करेंगे। देखो होगा क्या, पहले हमने 10,000 रुपये डिपॉजिट करे तो ये पूरी वैल्यू ऑफ सप्लाई बन गई, इस पर जीएसटी आ गया। अब 10,000 में से लेट से प्लेयर ने 8,000 रुपये तो यूज कर लिए, 2,000 रुपये इसके वॉलेट में बचे, 2,000 रुपये ये रिफंड कर लेता है, वापस निकाल लेता है, विड्रॉ कर लेता है। ठीक है, तो उसको हम डिडक्ट नहीं करेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई पूरी 10,000 ही मानी जाएगी।
ठीक है। सेम चीज कसिनो में क्या, जो भी टोटल अमाउंट इसने पे करी टू परचेज टोकन्स, कसिनो में टोकन्स होते हैं, चिप्स होते हैं या टिकट्स होती है, वो परचेज करने के लिए जो भी पैसा पे करा वो हो गया। या जो भी पैसा पे करा टू पार्टिसिपेट इन एनी इवेंट, गेम, स्कीम या कॉम्पिटिशन, जो कसिनो में अलग अलग इवेंट्स होते हैं, गेम होते हैं जहाँ पे टोकन्स नहीं डायरेक्ट पैसा लगता है, उसमें पेमेंट करी कुछ भी पार्टिसिपेट करने के लिए, वो फुल पेमेंट हो जाएगी हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई। सिमिलर है जैसे ऑनलाइन मनी गेमिंग में था कि अगर 10,000 रुपये की पे करे, परचेज करे तो 10,000 रुपये हमारी होगी फुल। कोई भी रिफंड कराया बाद में तो उसको हम डिडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, दोनों के लिए एक कॉमन एक्सप्लेनेशन है। क्या कहता है ये, विनिंग ऑफ कसिनो या मनी गेम्स। अब होगा क्या, कभी ये हारेगा कभी जीतेगा। लेट से इसने 10,000 रुपये डिपॉजिट करे, ठीक है, इसमें से ये 11,000 रुपये बन गए। अब इस 11,000 को इसने विड्रॉ नहीं करा, बट आगे फिर से किसी और गेम में लगा दिया, मतलब और खेलता गया खेलता गया खेलता गया बिना विड्रॉ करे। तो कोई भी विनिंग्स है कसिनो या मनी गेम्स की, यूज टू प्ले फर्दर इवेंट या गेम्स या कुछ भी, नॉट टू बी इंक्लूडेड इन वैल्यू, उसको वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि 10,000 थे फिर उसने 11,000 बन गए, अब 11,000 से गेम खेलेगा तो अब 11,000 पे या एक्स्ट्रा 1,000 पे जीएसटी है, ऐसा कुछ नहीं है, उसको फिर से इंक्लूड नहीं करेंगे। बट अगर ऐसा हुआ हो कि 10,000 रुपये थे वो 11,000 बन गए, ठीक है, 10,000 पे पहले एक बार जीएसटी लग चुका है, पूरे के पूरे 11,000 उसने विड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब उसी दिन या हो सकता है 10 मिनट बाद उसका फिर मन करा गेम खेलने का, उसने फिर से डिपॉजिट कर दिए, फिर से टिकट या टोकन खरीद लिए 11,000 के, ठीक है। अब पूरे 11,000 पे फिर से जीएसटी आएगा, इट इज अ न्यू ट्रांजैक्शन क्योंकि ये विड्रॉ कर चुका है। विदाउट विड्रॉइंग अगर फर्दर इवेंट में लगाता रहे बिना विड्रॉ करे तो इट इज नॉट इंक्लूडेड इन वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो, इट इज यूज टू प्ले फर्दर इवेंट विदाउट विड्रॉइंग, ठीक है, विड्रॉ नहीं करे। बस इतना सा था ये ऑनलाइन गेमिंग एंड कसिनो के प्रोविजन, जहां पे हमें देखा कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। अब इसमें दो मेथड है या कह लो दो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। अब सप्लायर की मर्जी है, वो ऑप्शन 1 एक्सरसाइज करना चाहता है या ऑप्शन 2 करना चाहता है। बट अगर ऑप्शन 2 किसी ईयर में एक्सरसाइज करा तो वो पूरे फुल फाइनेंशियल ईयर के लिए उसको अप्लाई करना होगा, मतलब जब तक ईयर एंड नहीं होता। सो लेट से इसको इसने जून में अप्लाई करा तो इसको विड्रॉ नहीं कर सकता नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर मार्च तक, मतलब फुल फाइनेंशियल ईयर तक इसको रखना पड़ेगा। एक बार एक्सरसाइज कर लिया एक ईयर में तो उस ईयर के लिए फिर से विड्रॉ नहीं कर सकते ऑप्शन 2 के लिए, और नहीं तो वो ऑप्शन 1 में आ सकता है। इसको मेथड भी कह सकते हैं, मेथड 1 मेथड 2। क्या कहते हैं ये, देखो एक डीलर है फॉरेन करेंसी का, वो सप्लायर है, उसके पास एक रिसिपेंट आता है, वो अपने डॉलर्स देता है या रुपीस देता है और उसको कन्वर्ट करा लेता है। तो जब ये कन्वर्जन हो रही है उसमें एक करेंसी इंडियन रुपीस इन्वॉल्व है, यानी कि फॉरेन करेंसी टू रुपीस में डॉलर टू रुपीस कन्वर्ट हो रहा है या रुपीस टू डॉलर कन्वर्ट हो रहा है, मतलब रुपीस की इन्वॉल्वमेंट है, पैसा आईएनआर का वहां पे इन्वॉल्वमेंट है। इस केस में हम कैसे निकालेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर तो आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल है, आरबीआई ने अपना रेफरेंस रेट दे रखा है उस करेंसी के लिए। अब बहुत सी करेंसी के लिए आरबीआई रेफरेंस रेट देता है बट हो सकता है किसी के लिए ना देता हो, जैसे डॉलर है, जापानीज येन है, दुबई के जो करेंसी है उसके लिए तो आरबीआई रेफरेंस रेट देता है, हो सकता है किसी कंट्री के लिए ना देता हो। तो नहीं अवेलेबल तो हम अलग से देखेंगे, बट अगर आरबीआई रेफरेंस रेट है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, डीलर का जो बाय या सेल रेट है और आरबीआई रेफरेंस रेट है, दोनों के बीच का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय टोटल यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे समझ आएगा। देखो 10 मई को एक मिस्टर दोषी है, कन्वर्ट करता है $100 इंटू 7,400 रुपीज, यानी कि 74 रुपीज पर यूएसडी का रेट है थ्रू ईस्टर्न मनी चेंजर्स। ये रेट किसका है, डीलर का रेट है, कितना 74। आरबीआई का रेफरेंस रेट दे रखा है उसी दिन का, सेम डे का ही लेंगे ऑफ कोर्स।
वो है 75 रुपीज़ पर यूएस डॉलर। तो आरबीआई का रेट है 75। वैल्यू ऑफ सप्लाई इन दिस केस विल बी, इन दोनों का डिफरेंस आरबीआई और डीलर के रेट का कितना है, 1 रुपये। कितने डॉलर्स हम कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय फॉरेन करेंसी, 100 डॉलर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं 100 यूएसडी। तो ये आ जाएगा 100 यूएसडी मल्टीप्लाइड बाय 1 रुपी इज 100 रुपीज, और ये 100 रुपये ही बन जाएगी हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई। देखो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी इसमें, 75 माइनस 74 मल्टीप्लाइड बाय $100, 100 रुपीज, और इसी पे जीएसटी निकल आएगा। बट लेट से ये आरबीआई का रेफरेंस रेट हमें नहीं पता, नहीं गिवन, नॉट अवेलेबल। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, 1%, 1% ऑफ INR रिसीव्ड या पेड, यानी कि जो भी INR जो इंडियन रुपीज है उसका 1% ले लो। यहाँ पे इंडियन रुपीज कितनी आ रही है, 7400 रुपीज। ठीक है, चाहे वो रिसीव्ड है चाहे पेड है। रिसीव्ड मतलब जो डीलर है वो हो सकता है डॉलर के बदले रुपीज ले रहा है, या फिर रुपीज के बदले डॉलर ले रहा है, यानी कि रुपीज दे भी रहा है ले भी रहा है, जो भी हो रिसीव्ड पेड उसका 1% ले लो। तो 7400 का 1% आ जाता है 74 रुपीज, ये हो जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई, अगर हमें आरबीआई का रेट नहीं पता। ये तो केस था जब एक करेंसी INR है, बट दोनों ही करेंसी अगर फॉरेन करेंसी है FC टू FC, एक डॉलर है और एक जापानीज येन है, ठीक है, मतलब INR उसका इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, दोनों करेंसी को आरबीआई का रेफरेंस रेट लेके INR में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, अब ये मत कहना कि आरबीआई का रेफरेंस रेट ना हो, तो आरबीआई का रेफरेंस रेट मिल जाएगा। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी 1%, फिर से 1%, 1% ऑफ लोअर ऑफ बोथ द करेंसीज, दोनों में से जो भी कम होगा उसका 1%। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं और खत्म करते हैं इस बात को। $9000 आर कन्वर्टेड इनटू 4500 यूके पाउंड। डॉलर को पाउंड में कन्वर्ट करा गया, यानी कि FC टू FC हो रहा है। INR यहाँ पे तो दूर दूर तक है ही नहीं। आरबीआई का रेफरेंस रेट दे रखा है एट दैट टाइम फॉर यूएस डॉलर इज 74 रुपीज। अच्छा, यूएस डॉलर 74 रुपीज का पर डॉलर है, और यूके पाउंड इज 98 पर यूके पाउंड। इस केस में क्या करेंगे, नीदर ऑफ द करेंसीज एक्सचेंज इज इंडियन रुपीज, इंडियन रुपीज है नहीं, तो पहले दोनों को इंडियन में कन्वर्ट करो। $9000 को 74 के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे, 441 आ गया। 4500 पाउंड को 98 रुपीज से कन्वर्ट करेंगे, 6,66,000 आ गया। दोनों में से जो भी लोअर है, कौन लोअर है, 441, इसका ले लो 1%, 1%, तो 1% 441 का आ जाएगा ये, और ये हो जाएगी हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके, ये तो था मेथड 1 जो फॉलो करेंगे। बट अगर कोई डीलर कहेगी वो मेथड 2, ऑप्शन 2 में जाना चाहता है, तो एक तो वो एक बार एक्सरसाइज कर ले तो पूरे साल के लिए फिर से विड्रॉ नहीं कर सकता। क्या है ये मेथड, ये कहता है कि अगर जो करेंसी एक्सचेंज हुई है वो अप टू इंडियन रुपीज 1,00,000 है, यानी कि किसी ने अगर डॉलर एक्सचेंज करे उसके बदले में 90,000 रुपये पे करे, या 99,000 पे करे, या 1,00,000 भी पे करे, 1,00,000 एग्जैक्ट है, 1,00,000 या उससे कम है, तो वैल्यू होगी 1% या फिर 250 विच एवर इज हायर। मतलब मिनिमम तो 250 रुपये की वैल्यू हम लेंगे। देखो, अगर 90,000 रुपये ट्रांसफर 90,000 रुपये इन्वॉल्व हुए, कन्वर्ट हुए, 90,000 का 1% यानी कि 900 रुपये, ठीक है, तो 900 रुपये बन जाएगी हमारी फीस, और 900 रुपये बन जाएगी, फीस नहीं सॉरी, वैल्यू ऑफ सप्लाई। बट लेट से सिर्फ 20,000 ही ट्रांसफर हुए, 20,000 कन्वर्ट हुए, किसी ने डॉलर दिया और उसके बदले उसे 20,000 रुपये इंडियन रुपीज ट्रांजेक्शन वैल्यू इन्वॉल्व है, इसका 1% आता है 200 रुपये। बट नहीं, 200 नहीं, मिनिमम तो 250 लगेगा, तो विच एवर इज हायर। ठीक है, यही अगर करेंसी अप टू 10 लाख है, यानी कि 1,00,000 से ऊपर है, 1,00,000 1 रुपी अप टू 10 लाख, तो 1,000 रुपये प्लस 0.5%। 1,000 रुपये कैसे आया, 1,00,000 तक का तो 1% था, तो 1,00,000 का 1% निकालो तो 1,000 रुपये आ जाता है। तो मिनिमम 1,000, मतलब नॉट मिनिमम, 1,000 रुपये तो हो ही गया,
उसके ऊपर जितने भी है उसका 0.5% और लगेगा। और अगर 10 लाख से भी ऊपर है, ये तो अप टू एग्जैक्ट 10 लाख तक था, 10 लाख से ऊपर है तो 5,500 प्लस 1%, सॉरी 0.1%, नॉट 1%, 0.1%। 5,500 कैसे आया? देखो 1 लाख तक का 1,000 था, इसके बाद ऊपर के जो 9 लाख है 10 लाख बनाने के लिए, 9 लाख पे 0.5% निकाला करो, 9 लाख पे 0.5%, 4,500 आता है। 4,500 प्लस 1 बन गया 5,500, तो 5,500 प्लस 0.1% या 60,000 विच एवर इज लोअर। यहाँ पे विच एवर इज लोअर है, मतलब मैक्स टू मैक्स 60,000 रुपये हो सकता है किसी भी ट्रांजेक्शन की वैल्यू ऑफ सप्लाई, किसी एक ट्रांजेक्शन की 60,000 से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो ये था मेथड 2 जो फॉलो कर सकते हैं फॉरेन करेंसी वाले डीलर्स। इस मेथड का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 3 के नंबर से है ये। X Private Limited, a money changer has exchanged 10,000 US dollars to Indian rupees at 74 per US dollar। तो 74 का $1 है, 10,000 करे है तो कितना हो गया? 10,000 इंटू में 74 यानी कि 7,40,000 रुपये इंडियन करेंसी इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है, X Private Limited wants to value the supply in accordance with the rule 32(2)(b) of CGST rules। Determine the value of supply made by X Private Limited। इसकी वैल्यू बताओ। अब देखो, भले ही हमें ये रूल का नंबर नहीं पता, बट क्या अभी हमने जो भी पढ़ा फॉरेन करेंसी से, पहले हमने पढ़ा अगर फॉरेन करेंसी टू INR इन्वॉल्व है तो इस केस में RBI का रेफरेंस रेट और डीलर का रेट ले लो और मल्टीप्लाइड बाय फॉरेन करेंसी की यूनिट्स कर दो। बट वो तो हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि RBI का रेफरेंस रेट दे नहीं रखा। फिर आएगा कि RBI का रेफरेंस रेट नहीं दे रखा, तो हम करते हैं कि 1% ऑफ INR ले लेते हैं, 1% ऑफ INR अमाउंट। तो यहाँ पे 7,40,000 है, इसका हम 1% निकाल लेंगे। बट इस वाले मेथड से तो हमें सॉल्व ही नहीं करना। ठीक है, बट एग्जाम में बाय चांस अगर हमें नहीं पता ये 32(2)(b) क्या है, वैसे तो ऐसे नहीं लिख के आता, वहां पे बता देंगे, बट हमें नहीं पता, तो एक तो ये कर ही देना 1% ऑफ INR, और दूसरा मेथड भी लगा देना। वैसे तो देखो ये B है मतलब सेकंड मेथड है, अगर ये A है तो ये फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड हमने देखा, सेकंड मेथड हमें पता है क्या है। ठीक है, बट इसका हमें ये नहीं करना, हमें तो सेकंड मेथड करना है। देखो 7,40,000 हमने देखा है कि अप टू 1 लाख इज 1% और 250 विच एवर इज हायर। इसको थोड़ा सा क्लियरली लिखता हूं मैं, अप टू 1 लाख इट इज 1% और 250 विच एवर इज हायर। ठीक है, तो 1 लाख का 1% आ जाता है 1,000 रुपये, ये तो होगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसके बाद अबव 1 लाख अप टू 10 लाख, ये होता है 1,000 प्लस 0.5%। अब ये परसेंटेज हमें याद होनी चाहिए, 0.5%। तो कितना है 1 लाख से ऊपर? 7,40,000 है, इसमें से 1 लाख हटा दो तो 6,40,000, इसका 0.5% आता है 3,200 रुपये। तो टोटल आ जाएगा हमारा 4,200 की वैल्यू ऑफ सप्लाई। आंसर चेक करते हैं आइएगा। देखो वैल्यू ऑफ करेंसी एक्सचेंज इन इंडियन रुपीज 7,40,000 अप टू 1 लाख, इसका 1,000 रुपये, 6,40,000 का आ गया 3,200, तो टोटल आ गया 4,200। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी। नेक्स्ट हम देखेंगे टिकट बुकिंग बाय एयर ट्रैवल एजेंट। इसके लिए हम देखेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा फॉर एयर ट्रैवल। तो अगर डोमेस्टिक बुकिंग होती है तो 5% ऑफ बेसिक फेयर इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर इंटरनेशनल बुकिंग होती है तो 10% ऑफ बेसिक फेयर विल बी वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये सिर्फ हम एयर ट्रैवल की बात कर रहे हैं। ठीक है,
डोमेस्टिक बुकिंग में 5% हो जाएगा, इंटरनेशनल में हो जाएगा 10%। किसका? बेसिक फेयर का। बेसिक फेयर क्या होता है? बेसिक फेयर ऐसा फेयर होता है जिस फेयर पे एजेंट को कमीशन मिलती है। ठीक है, लेट से अगर फ्लाइट की टिकट 10,000 रुपये की है, इसमें बहुत सारे अलग अलग चार्जेस होते हैं, बट जो एयर ट्रैवल का जो एजेंट है उसको सिर्फ 6,000 रुपीज़ के प्राइस पे कमीशन मिलती है, तो 6,000 बन जाएगा बेस फेयर। ठीक है, एक नॉर्मल सा इलिस्ट्रेशन है, देख लेते हैं। एक एयर ट्रैवल एजेंट है यूबी एंड सन्स, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सर्विस मेड बाय द फर्म ड्यूरिंग अ मंथ विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलर। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। डोमेस्टिक बुकिंग करता है, उसका बेसिक फेयर यहाँ पे अलग से दे रखे हैं, हमें देखने की जरूरत नहीं बेसिक क्या है। तो 1,09,000 रुपये है बेसिक फेयर। कोई अदर चार्जेस है, टैक्सेस है, और टिकट की वैल्यू बन जाती है 1,15,400। इंटरनेशनल बुकिंग भी करता है, 3,16,880 का बेसिक फेयर है, फिर कुछ चार्जेस टैक्सेस मिला के ये 353,480 बन गया। हमें क्या करना है? डोमेस्टिक बुकिंग में 5% की वैल्यू लेनी है, इंटरनेशनल में 10% की लेनी है, बट किसकी? बेसिक फेयर की। दैट्स ऑल। तो 1,09,000 का हम ले लेंगे 5% और 3,16,880 का ले लेंगे 10%। ये आ गई हमारी रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ सप्लाई। टोटल करके दिखा दो कि ये है इसकी टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ। दैट्स ऑल। अब हम देखेंगे लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकलती है। देखो, वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने से पहले हम समझते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस किस टाइप का हो सकता है। एक पॉलिसी होती है इंश्योरेंस की जिसमें सेविंग का प्लान होता है कि लेट से हमने प्रीमियम पे करा 1,00,000 रुपए। इसमें होता है कि ये प्रीमियम इट इज टूवर्ड रिस्क, इंश्योरेंस है, रिस्क को भी कवर करता है, प्लस ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान भी है कि इतने साल बाद हमें उतनी अमाउंट वापस मिल जाएगी, ऐसी पॉलिसी होती है। तो इन्वेस्टमेंट भी हो रही है साथ में इसमें, यानी कि ये सेविंग पॉलिसी है। एक पॉलिसी होती है जो सिर्फ और सिर्फ रिस्क कवर करती है, यानी कि लेट से अगर हम हेल्थ पॉलिसी का हेल्थ इंश्योरेंस हम लेते हैं, ऐसा तो है नहीं कि अगर आने वाले 10 साल तक हम इंश्योरेंस पे करें हेल्थ इंश्योरेंस और उसके बाद वो कुछ अमाउंट हमें वापस मिल जाएगी, ऐसा तो होता नहीं। या हम कार का इंश्योरेंस पे करते हैं, तो ये होता है सिर्फ और सिर्फ रिस्क कवर करती है, रिस्क हुआ तो हमें क्लेम ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ये सेविंग पॉलिसी होती है रिस्क के साथ इन्वेस्टमेंट, रिस्क हुआ तो क्लेम तो मिल जाएगा, बट आने वाले अगर 15 साल की पॉलिसी है, 15 साल तक रिस्क नहीं हुआ, तो 16th ईयर या 17th ईयर जो भी होगा उसमें इन्वेस्टमेंट की अमाउंट हमें वापस मिल जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इसके बेसिस पे वैल्यू डिसाइड होगी। तो देखो, अगर रिस्क वाला पॉलिसी है तो जितना हमने प्रीमियम पे करा सारा का सारा वैल्यू ऑफ सप्लाई है। अगर हमने रिस्क के लिए, अगर कार इंश्योरेंस के लिए लेट से हमने 10,000 रुपये पे करे, तो ये पूरा का पूरा प्रीमियम चला जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में, 100% अमाउंट। सिमिलरली अगर हमने लेट 10,000 की जगह 5 लाख भी पे करे, जितनी भी अमाउंट पे करी अगर रिस्क को कवर कर रही है तो वो है सिर्फ वैल्यू ऑफ सप्लाई पूरी अमाउंट। वो चाहे LIC हो, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो, नहीं वैसे तो ये लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, माय बैड। हेल्थ इंश्योरेंस का तो मैंने एग्जांपल ले लिया, बट LIC भी तो होती है जिसमें सिर्फ रिस्क कवर होता है कि अगर कुछ हो गया एक्सीडेंट वैक्सीडेंट तब ये मिलेगा। ठीक है, ये हम लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की बात कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। तो पूरा का पूरा प्रीमियम चला जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में इन केस ऑफ रिस्क। बट अगर रिस्क के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्लान भी है, तो अब देखेंगे कि जो पॉलिसी है क्या उसमें अलग से बताया गया है कि कितना इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या सेपरेटली इंटीमेट करी है पॉलिसी होल्डर को, बताया गया है कि कितनी अमाउंट, अगर 1,00,000 रुपए की पॉलिसी है, क्या इसको बताया गया कि इसमें से 70,000 रुपये का तुम्हारा रिस्क है और 30,000 का इन्वेस्टमेंट है, क्या इन्वेस्टमेंट अलग से बताई गई? अगर हाँ, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा?
ग्रॉस प्रीमियम, 1 लाख में से इन्वेस्टमेंट हटा दो 30, तो सिर्फ 70,000 रुपये जो रिस्क को कवर कर रहा है वही हो जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, कहने का मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा सिर्फ उस पोर्शन पे जो रिस्क कवर कर रहा है। सिर्फ रिस्क की पॉलिसी है तो इंटायर हो गया 100%। बट अगर सेविंग्स के साथ, इन्वेस्टमेंट्स के साथ अगर इन्वेस्टमेंट अलग से बताई गई है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। उसमें से सिर्फ रिस्क इन्वेस्टमेंट वाला हटा दो, रिस्क वाला पोर्शन हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। बट हो सकता है कभी कभी, क्या मोस्टली बताया ही नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट वाला प्लान कितना है, पॉलिसी होल्डर को पता ही नहीं, उससे 1 लाख रुपए ले लिया गया बट उसे नहीं पता कि कितना रिस्क में जाएगा, कितना जाएगा इन्वेस्टमेंट में। तो इस केस में फिर से दो चीजें उठती है। क्या इंश्योरेंस का प्रीमियम हम हर साल पे कर रहे हैं, एवरी ईयर, या हमने एक ही बार लमसम पे कर दिया? अगर हमने लमसम में पेमेंट कर दी, लेट से इंश्योरेंस का प्रीमियम है 5 लाख रुपए और एक साथ ही हमने दे दिया, आने वाले जितने भी सालों की है, चाहे वो 5 साल की पॉलिसी है, 10 साल की पॉलिसी, हमने 5 लाख रुपए एक साथ पे कर दिए लमसम। इसको कहते हैं सिंगल एन्युटी पॉलिसी, कि सिंगल वन टाइम पेमेंट कर दी। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम फॉर ऑल ईयर्स। ठीक है, ये कब? जब इन्वेस्टमेंट की अमाउंट अलग से हमें नहीं पता। अगर सिंगल प्रीमियम में भी अगर इन्वेस्टमेंट की अमाउंट पता है, अगर 5 लाख में से हमें पता है कि 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के है, तो वही 5 में से 1 हटा दो, 4 लाख रुपए ही वैल्यू सप्लाई है जो रिस्क को कवर करेंगे। बट अगर नहीं पता तो इन्होंने एक परसेंटेज दे दी कि 10% हमारा हम मान लेंगे कि ये रिस्क को कवर करता है, बाकी 90% इन्वेस्टमेंट है, तो 10% हमारा बन जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। बट अगर हम एवरी ईयर पे कर रहे हैं, हर साल की पेमेंट है, ऐसा नहीं है कि एक साथ लमसम है, उस केस में इन्होंने कहा फर्स्ट ईयर में हम मानेंगे 25% इज वैल्यू ऑफ सप्लाई और सब्सिक्वेंट ईयर में 12.5%। मतलब अगर 10 साल की पॉलिसी है तो पहले साल का 25%, 1 लाख का 25% यानी 25,000 हो जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई, और आने वाले बचे कुछ 9 सालों में हर साल 12.5% होता रहेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, आई होप ये चीज समझ आई होगी। इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन देखते हैं। अरिहंत लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ध्यान देना ये सिर्फ हम लाइफ इंश्योरेंस पे अप्लाई करते हैं, has charged gross premium of 180 lakhs from policy holders with respect to life insurance policies in financial year 2023-24, out of which 100 lakhs have been allocated for investment on behalf of the policy holder। तो एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसने 180 लाख रुपए का प्रीमियम कलेक्ट करा है, इसमें से 100 लाख इज फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 180 इज द ग्रॉस प्रीमियम, यानी कि इसमें इन्वेस्टमेंट और रिस्क इंक्लूडेड है, 100 वाला इन्वेस्टमेंट के लिए। ये तो इसने इंटरनली एलोकेट करा है, इसने कस्टमर को, पॉलिसी होल्डर को, जो कस्टमर है उसको बताया नहीं बताया वो एक अलग चीज है, वो आगे क्वेश्चन में देखते हैं। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दिस कंपनी if the amount allocated for investment has been intimated by the insurance company to the policy holders at the time of supply, यानी कि बताया है। तो इस केस में, फर्स्ट केस में क्या हो जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई, 180 में से इन्वेस्टमेंट हटा दो, आ जाता है 80, तो 80 लाख रुपीस की आ जाएगी हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई फर्स्ट केस में। सेकेंड कहता है if the amount allocated for investment has not been intimated by this company to policy holders at the time of providing services, कि नहीं बताई इसने। अब देखो, अगर नहीं बताई तो इफ इट इज अ सिंगल एन्युटी प्लान तो हम लेते हैं 10%, बट अगर ये सिंगल नहीं है, अगर दूसरा है, तो फर्स्ट ईयर में लेते हैं 25% और सब्सिक्वेंट ईयर्स में लेते हैं 12.5%। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में सिंगल एन्युटी प्लान है ये, ऐसा तो कुछ बताया नहीं गया। अब एग्जाम में क्या कर सकते हैं, हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन दे सकते हैं, हम एक नोट दे सकते हैं कि अगर ये सिंगल एन्युटी है तो 10% और अदरवाइज ये। इस क्वेश्चन में इन्होंने 25% 12.5% वाला कॉन्सेप्ट लिया है।
सिंगल एन्युटी ये है नहीं क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है सिंगल एन्युटी, और ये हर साल लेंगे। इन्होंने हो सकता है ऐसा माना हो कि ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 का है तो अगले साल फिर लेंगे 2024-25 में, तो कुछ भी एज्यूम कराओ, मुझे नहीं पता। तो क्या होगा, 25% ऑफ टोटल 180 लाख रुपए का ग्रॉस है, इसका 25% कैलकुलेट करो, 180 इंटू 25% आ जाता है 45 लाख रुपीज। ठीक है, ये है सेकंड का आंसर। थर्ड पॉइंट और है, ये भी देखते हैं। इफ द ग्रॉस प्रीमियम चार्ज बाय दिस कंपनी फ्रॉम पॉलिसी होल्डर्स इज ओनली टुवर्ड्स रिस्क, पूरा का पूरा रिस्क कवर है, तो पूरा का पूरा 180 हो जाएगा हमारा कहाँ पे, वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब एक नोट दे रखा है, ये नोट मैंने पहले पढ़ा नहीं इसलिए मैंने पहले कहानी बना दी इसकी, बट यहाँ पे ये चीज़ खत्म हो जाएगी। इस कंपनी हैज स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इसी साल करे है, दस द एंटायर ग्रॉस प्रीमियम ऑफ 180 इज द प्रीमियम फॉर द फर्स्ट ईयर। ये फर्स्ट ईयर का प्रीमियम है, इसलिए हमने 25% लिया है ऑफ ऑल पॉलिसीज। एंड दिस कंपनी हैज नॉट इशूड एनी सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी, सिंगल एन्युटी पॉलिसी नहीं ले रखी इसने। तो नोट दे रखा है, अच्छी बात है, तभी पहले एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, अपने एजम्पशन लेने से पहले एग्जाम में पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई करा फर्स्ट ईयर का इसलिए 25%। अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि सेकेंड ईयर का है तो ये 12.5% लेना होता। तो आंसर मैच करते हैं, आंसर क्या था, 80, 45 और 180। सीधा आंसर ही देखेंगे, 80, 45 और 180। ठीक है, आंसर मैच हो गए, कॉन्सेप्ट तो हमने देख लिया। चलिए, इंश्योरेंस पॉलिसी भी हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। और ये कौन कर रहा है, बाय अ डीलर हु इज इन्वॉल्व इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड गुड्स। मतलब ये एक डीलर है जो, जिसका रोज का काम है, जिसका बिजनेस है कि वो पुरानी चीजें खरीदता है और उसको बेचता है। इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल मार्जिन स्कीम निकाल रखी है। कौन सी स्कीम, मार्जिन स्कीम। इस मार्जिन स्कीम का क्या कहना है कि कोई डीलर जो बिजनेस करता है बाय और सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स का, इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी उसका सेल प्राइस माइनस बाय प्राइस, यानी कि जो प्रॉफिट, जो मार्जिन कमा रहा है उस पे जीएसटी निकलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई चीज लेट से इसने 10,000 रुपए की खरीदी, सेकेंड हैंड चीज खरीदी मार्केट से, बाइंग प्राइस है इसका, उसको इसने 15,000 का बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 10,000 की चीज खरीदी 15 में बेच दी तो 5,000 का प्रॉफिट। तो जीएसटी का रेट अगर 18%, 5,000 पे निकलेगा, 5,000 हो जाएगी हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई। बट अगर ये नेगेटिव वैल्यू है, लेट से उसने 10,000 का खरीदा बट वो सामान सेकेंड हैंड था, हो सकता है डिफेक्टिव निकला, ठीक है, तो इसको 9,000 में ही बेचना पड़ा, तो 1,000 का इसका लॉस हो गया। लॉस का कोई लेना देना नहीं, नेगेटिव है तो छोड़ दो, उसको इग्नोर कर दो। ठीक है, तो मार्जिन स्कीम यानी कि मार्जिन पे हम देंगे जीएसटी। बट एक बहुत बड़ी कंडीशन है मार्जिन स्कीम फॉलो करने के लिए, कि वो पर्सन आईटीसी नहीं लेगा उन गुड्स पे। आईटीसी इज नॉट टेकन ऑन परचेज ऑफ सच गुड्स। रीजन समझते हैं क्यों, देखो, एक सप्लायर है जो सेकेंड हैंड गुड्स में डील करता है, एक बायर जिसने सेकेंड हैंड गुड खरीदा। ओके, अब ये सप्लायर ने सेकेंड हैंड गुड कहीं से तो खरीदा होगा, इनपुट है इसका। कितने का खरीदा इसने, 10,000 रुपए का। अब जो जिसने भी ये सेल करा, जो इसका कह लो डीलर है या जो भी सप्लायर है इसका, उसने 10,000 का दिया और उस पे लेट से जीएसटी चार्ज करा है 18%, तो 10,000 का 18%, 1,800 रुपए का जीएसटी ये सेलर गवर्नमेंट को जमा करा देगा। ठीक है, और हमें बता रहे हैं कि ये सप्लायर जो डील कर रहा है आईटीसी ना ले तो इसको मार्जिन स्कीम मिलेगी। तो ये 1,800 रुपए का जीएसटी का आईटीसी नहीं लेगा, तो इस केस में इसको जब ये 15,000 में बेचेगा
-10, तो 5,000 पे ही जीएसटी पे करना होगा। 5,000 का जीएसटी आ जाता है 18%। गवर्नमेंट कह रही है हमें 5,000 पे 900 रुपये दे दो। बट अगर ये आईटीसी ले ले तो होगा क्या, 1800 रुपये का तो आईटीसी ले लेगा, इसके पास क्रेडिट आ गया 1800 का। अब अगर इसको मार्जिन स्कीम भी दे दे तो ये तो बायर से कलेक्ट कर रहा है सिर्फ 900 रुपये का जीएसटी, तो 1800 रुपये में से 900 रुपये एडजस्ट करके 900 रुपये फिर इसका आईटीसी बैलेंस रह गया, जबकि इसने पूरा 10,000 रुपये आईटीसी लिया। तो फिर गवर्नमेंट कहेगी कि 15,000 रुपये ही बनेगा, 15,000 ट्रांजेक्शन वैल्यू है, 15,000 रुपये तुम हमें 18% दो, 2700 रुपये, और फिर इसको 1800 के इनपुट से क्रेडिट करके 900 रुपये हमें और जमा करा दो। गवर्नमेंट को एंड में 900 रुपये मिलना है, ठीक है। तो इसलिए अगर ये आईटीसी नहीं लेता तब मार्जिन स्कीम का बेनिफिट है, अगर आईटीसी लेता है तो नॉर्मल जो अपना 15-1 ट्रांजेक्शन वैल्यू है उस सब में ये फंस जाएगा। तो आईटीसी अगर नहीं लेता तो ये बेनिफिट ले सकता है। अब गवर्नमेंट ऐसा मार्जिन स्कीम सिर्फ प्रॉफिट पे टैक्स क्यों ले रही है, गवर्नमेंट का एक लॉजिक था, ये कह लो पर्पस है। गवर्नमेंट का पर्पस क्या है आईटीसी सॉरी मार्जिन स्कीम पे टैक्स लेने का? द पर्पस ऑफ दिस मार्जिन स्कीम इज टू अवॉइड डबल टैक्सेशन as the goods having once borne the incidence of tax re-enter the supply chain। यानी कि जो सेकेंड हैंड गुड्स है, ये तो सेकेंड हैंड है, जब ये न्यू गुड्स थे यानी कि फर्स्ट हैंड गुड्स थे तब भी इन पे जीएसटी लगा होगा, ये तो फिर से सप्लाई चेन में घुस गए। इनको तो वैसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए था, बट ये सप्लाई चेन में फिर से एंटर करे हैं, तो इसलिए इनको थोड़ा सा मार्जिन स्कीम का बेनिफिट दे दिया, ठीक है। तो ये था सेकेंड हैंड गुड्स पे किस तरीके से हम वैल्यू निकालेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं इस पे, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसमें एक कंसेप्ट हम और देखेंगे। कंसेप्ट क्या, जो पढ़ा है बस उसी का टेस्ट होगा। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड विच डील्स इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड कार्स, ठीक है। तो मतलब ये डीलर है सेकेंड हैंड का, परचेज करता है एक सेकेंड हैंड मारुति ऑल्टो, मार्च 15 का मॉडल है, जिसका ओरिजिनल प्राइस 5 लाख का था, बट ये परचेज करता है 3 लाख का। तो एक डीलर है, ठीक है, इसने किसी से एक कार खरीदी फॉर 3 लाख रुपीज, तो इसका जो बाइंग प्राइस है वो बन गया 3 लाख। किससे खरीदी, किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदी, मतलब जो ये यूआरपी है अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब इसने तो इस 3 लाख पे जीएसटी तो लिया ही नहीं होगा क्योंकि अनरजिस्टर्ड है। और अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन होता, लेट से 3 लाख पे इसने 18% जीएसटी भी चार्ज करा होता, तो डीलर पे शर्त है कि ये आईटीसी ना ले। अब जो डीलर है इट इंकर्स 30,000 माइनर फर्बिशिंग चार्जेस, मतलब कुछ चार्जेस करें। अब पुरानी गाड़ी ली, हो सकता है उसकी क्लीनिंग करी, फर्बिशिंग करी, उसको पेंट करा, कुछ तो करेगा उसको नया नवेला बनाने के लिए, तो 30,000 रुपए के इसने खर्चे कर दिए। तो इसको तो 3,30,000 की पड़ी वो गाड़ी, 3 लाख की खरीदी थी और 30,000 रुपए का इसको खर्चा करना पड़ा उस गाड़ी को सेलेबल कंडीशन बनाने में। एंड सेल्स द कार फॉर 3.5 लाख रुपए में, इसको किसी और को, बायर को 3.5 लाख रुपए में बेच दी। कंपनी आईटीसी नहीं लेती है, आईटीसी नहीं लेती, हमें बता रखा है, लेती भी हो तो कोई नहीं, इस ट्रांजेक्शन में तो आईटीसी है ही नहीं, ठीक है। हमें बताना है वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी। अब नॉर्मली हम क्या करेंगे, हम कहेंगे इसका सेलिंग प्राइस कितना है 3.5 लाख, इसका बाइंग प्राइस कितना है 3,30,000, क्योंकि 30,000 के इसने खर्चे करे, तो 20,000 रुपए की हमारी आ गई वैल्यू ऑफ सप्लाई, बट दिस इज रॉन्ग। मार्जिन स्कीम में हमें कट टू कट चलना है कि सेल प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। सेल करी 3.5 में, खरीदी इसने 3 लाख में, 30,000 के तो इसने खुद खर्चे करे हैं, इसने किसी से खरीदा सिर्फ 3 लाख में, तो 50,000 रुपए की वैल्यू आ जाएगी 50,000। 30,000 के जो खर्चे ये खुद कर रहा है उसको हम नहीं मानेंगे। तो वैल्यू फॉर जीएसटी पर्पस शेल बी 50,000, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग एंड द परचेज प्राइस ऑफ द कंपनी। एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं, मार्जिन स्कीम इज अवेलेबल ओनली फॉर सप्लाई ऑफ यूज्ड गुड्स बाय अ पर्सन डीलिंग इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, यानी कि जो डील करता है, मतलब ये सिर्फ जो सेकेंड हैंड गुड्स में बिजनेस करते हैं उन्हीं के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं। यानी कि तुमने अपनी गाड़ी खरीदी, तुम ये सब करो, मतलब बिजनेस जो करता है सेकेंड हैंड गुड्स में वो हो जाएगा।
अब मोटर व्हीकल के लिए जो सेकेंड हैंड मोटर व्हीकल यानी कि जो ओल्ड मोटर व्हीकल है उसके लिए भी एक अलग से स्पेशल मार्जिन स्कीम बना रखी है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मोटर व्हीकल्स के लिए, ओल्ड व्हीकल। मार्जिन स्कीम वही है, सेलिंग माइनस परचेज, सेलिंग माइनस बाइंग प्राइस। बट इसमें क्या रखा है, आईटीसी नहीं लेना वो तो बात ठीक है, आईटीसी अगर नहीं ले रहे तो ही अवेलेबल है। अगर हम मोटर व्हीकल पे जो सेलर है, रजिस्टर्ड पर्सन है, वो डेप्रिसिएशन क्लेम करता है इनकम टैक्स एक्ट पे, उस व्हीकल पे डेप्रिसिएशन क्लेम हो रखी है, तो वैल्यू कैसे लेंगे, जो कंसिडरेशन रिसीव्ड हुई माइनस में डेप्रिशिएटेड वैल्यू, जो पैसा मिला माइनस डेप्रिसिएशन वैल्यू। यानी कि अगर उस मोटर व्हीकल पे डेप्रिसिएशन है, 5 लाख रुपए की हमने सेल करी कार, खरीदी भले ही हमने 3 लाख की थी, बट डेप्रिशिएटेड वैल्यू अगर 4 लाख है तो हम डेप्रिशिएटेड वैल्यू ही लेंगे और ये 1 लाख पे जीएसटी आएगा, मार्जिन हो गया 1 लाख। जितनी मर्जी की खरीदी हो, अगर डेप्रिसिएशन क्लेम है तो डेप्रिशिएटेड वैल्यू लो, बट अगर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं लेकर रखा तो वही नॉर्मल सेलिंग माइनस परचेज 5 - 3 अपना 2 लाख पे देंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब एक क्लैरिफिकेशन और है इसमें, वो भी हम देखते हैं। In case of repossessed goods from unregistered borrower, repossessed ऐसा नहीं कि उसमें पोजेशन कोई आत्मा आ गई, repossessed goods क्या होते हैं, कोई बोरोअर है, उसने कार ले रखी है लोन पे, ठीक है, लोन पे ले रखी है, अब लोन का डिफॉल्ट हो गया तो वो बैंक वाले या जो भी लेंडर है वो गाड़ी उठा के ले जाते हैं, तो वो बन गया repossessed goods। और वो पर्सन जिसकी कार है वो है अनरजिस्टर्ड, जो ओनर है कार का, लेट से मिस्टर ए ओनर है गाड़ी के, ठीक है, इसने गाड़ी खरीदी थी लोन पे, कितने की गाड़ी खरीदी थी, 10 लाख रुपए की, लोन की ईएमआई पे नहीं कर पाया तो बैंक वाले इसकी कार उठा के ले गए, रीपोसेस गुड्स हो गए, और बैंक वाले आगे क्या करेंगे, फिर से उसको आगे सेल कर देंगे, यानी कि सेकेंड हैंड गुड्स हो गया बैंक के लिए, जो भी लेंडर है, तो उसके लिए तो वैल्यू ऑफ सप्लाई हमें पता है, सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस। बट इस केस में बैंक ने परचेज तो करी नहीं, बैंक का रोज का बिजनेस नहीं है, बट बिजनेस इन्वॉल्व्स इवन वन टाइम ट्रांजैक्शन, तो ये सेकेंड हैंड डीलर तो है, बिजनेस है, बट बैंक ने परचेज तो करी नहीं, वो तो उठा के ले गए। तो इस केस में परचेज प्राइस क्या होगा, या रीपोसेस्ड प्राइस कह लो, कुछ भी कह लो, वो क्या होगा, उस पे हम देखेंगे कि कैसे निकालेंगे। क्योंकि असली में अब बैंक वाले थोड़ा ना इसको, एक तो ईएमआई लेनी है और इसको पैसे थोड़ा दे के आएंगे कि हम तेरी गाड़ी खरीद रहे हैं, ये तो उठा के ले जाएंगे। तो परचेज प्राइस कैसे निकालेंगे, वही चीज बताई है कि पहले तो ले लो परचेज प्राइस गाड़ी का असली में क्या था, एज पर इनवॉइस मैंने बताया 10 लाख रुपए था, 10 लाख रुपए की कार थी, इसमें से 5% माइनस कर दो हर क्वार्टर का या पार्ट ऑफ द क्वार्टर, यानी कि अगर जनवरी फरवरी मार्च है तो एक क्वार्टर हो गया, और अगर पार्ट भी है, सिर्फ जनवरी फरवरी है, तब भी इसको पूरा क्वार्टर मान के 5% माइनस कर दो। इतना तो हमें पता है जीएसटी में पार्ट ऑफ क्वार्टर और फुल क्वार्टर हम कैसे लेते हैं, तो चाहे पर क्वार्टर हो या पार्ट ऑफ क्वार्टर हो उसको माइनस कर दो। लेकिन ये क्वार्टर गिनने स्टार्ट कब से करने हैं, ये हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द इनवॉइस डेट, जिस दिन का बिल है तब से स्टार्ट करेंगे, और कब तक गिनेंगे, टिल डिस्पोजल डेट, जब तक बैंक उसे बेच नहीं देती। डेट्स लेके एक बार एग्जांपल समझने के ट्राई करते हैं। लेट से इनवॉइस था 15 जनवरी का, 15 जनवरी 2024, अब बीच में लोन का डिफॉल्ट हुआ, बैंक इसकी गाड़ी उठा के ले गया, बैंक ने ये कार बेच दी, कब बेची,
4th ऑफ मार्च, ये यहाँ पे लिखता हूँ डिस्पोजल डेट, 4 मार्च 2026 को गाड़ी बेच दी जब उठा के लेके गए। ठीक है, अब देखो इनके बीच में क्वार्टर कितने आए, क्वार्टर या पार्ट ऑफ क्वार्टर, वो हमें निकालना है। तो जनवरी 2024, जनवरी फरवरी मार्च, एक क्वार्टर हो गया, मतलब 2024 के पूरे चारों क्वार्टर हो गए, पूरे स्टार्टिंग ईयर से हो रहा है, तो 2024 के पूरे क्वार्टर हो गए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून सेकेंड जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 2024 के 4 क्वार्टर प्लस 2025 के भी 4 क्वार्टर, पूरा 2025 चला गया, प्लस 2026 का एक क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च, तो टोटल 4 4 8 1 9 9 क्वार्टर्स के लिए 5% हमें माइनस करना है, यानी 9 इंटू 5 कर दो तो 45% वैल्यू माइनस कर दो। तो 10 लाख का 45% माइनस कर दें 4.5 लाख रुपए, तो परचेज प्राइस आ जाता है हमारे पास 5.5 लाख रुपए। ठीक है, 5.5 लाख। अब इसने जितने की बेची हो, ये अगर 6 लाख की बेची तो 50,000 रुपये वैल्यू आ गई, बट अगर इसकी 6 लाख की नहीं बिकी, लेट से 5 लाख की ही बिकी, नेगेटिव फिगर को इग्नोर कर देंगे। मेन चीज हमें यहाँ पे यही है कि परचेज प्राइस हम कैसे निकालेंगे, बाकी तो मार्जिन स्कीम का कंसेप्ट वही है। ठीक है, आई होप ये चीज समझ आई होगी। ये हो गया रीपोजेस्ड केस में अगर बोरोवर अनरजिस्टर्ड है। अगर बोरोवर रजिस्टर्ड है तो उस केस में कुछ इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, अनरजिस्टर्ड के केस में अगर रीपोजेस्ड होता है तो हम परचेज प्राइस कैसे निकालते हैं। विद दिस हमारा सेकेंड हैंड गुड्स वाला कॉन्सेप्ट पूरा खत्म होता है सारे सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस के साथ। अब हम एक और कंसेप्ट देखेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है प्योर एजेंट। प्योर एजेंट के केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी वो हम देखेंगे। रूल नंबर 33 है इसका। हमें इसमें काफ़ी चीज़ें समझनी है। सबसे पहले तो प्योर एजेंट होता क्या है, फिर जब प्योर एजेंट की सर्विसेज होती है उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होती है, एक एक करके चीज़ें देख के चलते हैं। देखो, समझो कोई एक्सपेंसेस है जो हम रीइंबर्स करा रहे हैं अपने क्लाइंट से। एक ऑडिटर है या कोई भी एक एजेंट है, लेट से ये सप्लायर है। ऑडिटर अपनी सर्विसेज देता है, क्लाइंट को देता है, तो क्लाइंट बन गया रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में कि ऑडिट फीस है हमारी 1 लाख रुपीस। अब ऑडिटर ने अपने ऑडिट करी, उस दौरान कोई ना कोई खर्चे हुए और फिर उसकी उसने रीएम्बर्समेंट ले लिया। तो 1 लाख रुपए की उसकी फीस थी, 10,000 रुपए की उसके एक्सपेंसेस हुए, तो 10,000 उसने रीइंबर्समेंट में ले लिए क्लाइंट से। तो अब इस 10,000 को वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे अगर जो सप्लायर है, जो ऑडिटर है, वो एज अ प्योर एजेंट, साफ सुथरा एजेंट, प्योर है, वो प्योर एजेंट की तरह वो एक्ट करता है। ठीक है, प्योर एजेंट कौन होता है वो अभी हम देखेंगे। बट वो 10,000 हमारी वैल्यू में ऐड नहीं होंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी होगी, 1 लाख रुपए ही। बट सारे एक्सपेंस डिडक्ट नहीं होते। ऐसे एक्सपेंस जिसके बिना, विदाउट विच ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड देयर सर्विसेज, जैसे कि कैब या टैक्सी के रीइंबर्स, ट्रैवल के एक्सपेंसेस। अब ऐसा तो है नहीं कि ऑडिटर अपने घर से ही ऑडिट कर सकता है, उसको क्लाइंट प्लेस पर तो जाना है, ट्रैवलिंग चार्जेस लगेंगे, तो वो वाले एम्बर्स नहीं होंगे। तो कैसे एक्सपेंसेस रीइंबर्स होंगे, एग्जांपल के तौर पे अगर वो कोई फीस पे कर देता है रिसिपेंट यानी कि क्लाइंट के बिहाफ पे, गवर्नमेंट पोर्टल पे या इनकम टैक्स के साइट पे कोई फीस पे कर दिए, या कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करे, कोई सर्टिफिकेट के चार्जेस पे करे,
तो वैसे खर्चे माइनस होंगे। मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जिसके बिना सप्लायर अपनी सर्विसेज दे ही नहीं सकता, वो माइनस नहीं होंगे। और समझते हैं इसको, ठीक है। देखो, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी इस केस में, सबसे पहले हम वो जानते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सक्लूड करेंगे सारे ऐसे एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द सप्लायर एज अ प्योर एजेंट। अगर सप्लायर प्योर एजेंट की तरह बिहेव करता है तो वो एक्सपेंडिचर जो 10,000 का एक्सपेंडिचर है वो इंक्लूड नहीं होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में। इफ सप्लायर एक्ट्स एज अ प्योर एजेंट व्हेन ही मेक्स द पेमेंट, जब वो पेमेंट कर रहा था वो प्योर एजेंट की तरह कर रहा था, और ऐसी पेमेंट करने के लिए रिसिपेंट ने उसे ऑथराइजेशन भी दे रखी है, यानी कि दोनों के बीच में एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है कि तू मेरे बिहाफ पे पेमेंट कर दे, मैं तुझे रीइंबर्स कर दूंगा, ठीक है। फिर वो अमाउंट सेपरेटली इनवॉइस में शो भी करा गया है, ये कंडीशन सारी फुलफिल होनी चाहिए। फिर जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज है जो सप्लायर ने प्रोक्योर करी है एज अ प्योर एजेंट आर इन एडिशन टू सर्विसेज ही सप्लाइज ऑन हिज ओन अकाउंट। मतलब जो सप्लायर अपनी सर्विसेज दे रहा है उससे एक्स्ट्रा सर्विसेज है, मतलब उससे रिलेटेड नहीं है, इन एडिशन है। एग्जाम्पल के तौर पे एक क्लाइंट है, एक इंटीरियर डेकोरेटर है, इंटीरियर डेकोरेटर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं इंटीरियर डेकोरेशन की, क्लाइंट हो गया रिसिपेंट। इसका काम क्या है, बस इंटीरियर प्लान करना और उसका डिजाइन बताना, बाकी मटेरियल उसके अंदर क्या सामान लगेगा वो सब इसका नहीं है, इसने सिर्फ प्लानिंग और डिजाइनिंग बतानी है कि ऐसे ऐसे होना चाहिए। बट क्लाइंट कहता है वो सामान भी तू ही मेरे लिए सोर्स कर दे, कोई ऐसी पेंटिंग लगनी है जो इंटीरियर है तो वो भी तू खरीद के ले आ। तो इंटीरियर डेकोरेटर खरीद लेता है, बाय द पेंटिंग ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट। तो, तो अगर इंटीरियर डेकोरेटर की सर्विसेज की फीस 10 लाख रुपए है, पेंटिंग 2 लाख रुपए की है, तो जब इनवॉइस बनेगा सप्लायर कहेगा कि मेरी वैल्यू, मेरी जो सर्विसेज थी, मैंने जो इंटीरियर डेकोरेटर की सर्विसेज दी वो 10 लाख की थी, फिर मैंने एज अ प्योर एजेंट एक पेंटिंग खरीदी 2 लाख की, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 10 लाख ही माना जाएगा, 2 लाख इंक्लूड नहीं होगा। और ये इसके लिए ऑथराइजेशन दे रखे हैं, सब कुछ कंडीशंस फुलफिल है। तो ये था पूरा प्योर एजेंट का कंसेप्ट कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी। एक सप्लायर है जो क्लाइंट के बिहाफ पे चीजें खरीद रहा है, और ऐसी चीजें विच आर इन एडिशन टू हिज सर्विसेज जिसके बिना वो सर्विस दे सकता है, बट वो मतलब बिना पेंटिंग खरीदे भी अपनी सर्विसेज वो दे सकता है, ठीक है। बिना रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करे ऑडिटर अपनी सर्विसेज दे सकता है, ये तो क्लाइंट ने कहा कि चल तू अभी पे कर दे मेरे बिहाफ पे, मैं तुझसे तुझे वापस दे दूंगा। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि इंटीरियर डिजाइनर तो बस डिजाइन देगा विदाउट एनी प्रोडक्ट्स, ही कैन सप्लाई हिज सर्विसेज एंड पेंटिंग इज इन एडिशन टू हिज सर्विस, तो इसलिए हम इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं लेंगे। अब बात आती है कि प्योर एजेंट होता कौन है। हमने तो बातें कर ली काफ़ी कि प्योर एजेंट की तरह एक्ट करना है सप्लायर ने, तो प्योर एजेंट होता क्या है, बस इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, याद नहीं करना। प्योर एजेंट मीन्स अ पर्सन जो सप्लायर है हु एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द रिसिपेंट टू एक्ट एज अ प्योर एजेंट। मतलब पहले तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, तो हमें पता ही है क्यों एंटर कर रहा है, टू इंकर एक्सपेंडिचर इन द कोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो इंटीरियर डेकोरेटर है अपने कोर्स में ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और इंटीरियर डेकोरेटर की सर्विसेज में बाकी चीजें भी एक्सपेंडिचर खर्चे कर लेगा। फिर जो सप्लायर है ही डज नॉट होल्ड और इंटेंड्स टू होल्ड एनी टाइटल ऑफ द गुड्स और सर्विसेज ऑफ प्रोक्योर्ड और सप्लाइड एज प्योर एजेंट। यानी कि जो इंटीरियर डेकोरेटर ने पेंटिंग खरीदी उस पेंटिंग का वो टाइटल होल्ड नहीं करेगा, ठीक है, मतलब किसी के बिहाफ पे ले रहा है, उसके लिए कुछ नहीं है वो। फिर डज नॉट यूज इन हिज ओन इंटरेस्ट सच गुड्स और सर्विसेज प्रोक्योर्ड, अपने काम के लिए नहीं यूज करेगा, ये नहीं कि अपने घर पे लगा ले उसे, ठीक है, तो अपने फायदे के लिए यूज नहीं करेगा। एंड रिसीव्स ओनली द एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड टू प्रोक्योर सच गुड्स, जितना खर्चा हुआ उतना ही लेगा। कहने का मतलब लेट से अगर पेंटिंग खरीदी 2 लाख की, तो ऐसा नहीं कि 2,10,000 रुपये ले ले कि 10,000 रुपये उसके चार्जेस ले ले, फीस ले ले, तो वो सब नहीं करना, जितना एक्चुअल खर्चा हुआ उतना ही लेना है, तो वो कहलाएगा प्योर एजेंट। एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं कंसेप्ट, इसमें और चीजें नहीं है, बस एग्जाम्पल्स और समझ ही है, कितना हम समझ सकते हैं उस पर डिपेंड करता है। A is an importer and B is a custom broker. B custom broker है, A importer है। A approaches B for custom clearance work in respect of an import consignment.
तो एक सप्लायर है, सप्लायर कौन है? बी, और रिसिपेंट कौन है? ए एज इन इम्पोर्टर है ये, और बी एज इन ब्रोकर है, बी कस्टम क्लियरेंस वाला कस्टम ब्रोकर है। तो ये अपनी कस्टम क्लियरेंस की सर्विसेज दे रहा है रिसिपेंट को, ठीक है। ये हो गया हमारा सप्लायर। सप्लायर ही बनेगा प्योर एजेंट। The clearance of import consignment and delivery of consignment to a importer would also require taking service of transporter। मतलब जो ए ने इसको पहले काम दिया कि मेरा इंपोर्ट का कंसाइनमेंट क्लियर करा दे, तो ब्रोकर ने कहा ठीक है करा दूंगा, बट इसके लिए तो अब ट्रांसपोर्ट भी लगेगा, क्योंकि कस्टम पोर्ट से इसके यहाँ तक लाने के लिए तो ट्रांसपोर्टर का खर्चा भी होगा। सो ए ऑल्सो ऑथराइज बी टू इंकर द एक्सपेंडिचर इन दिस बिहाफ for procuring the service of transporter and agrees to reimburse B for the transportation cost on at actuals। तो रिसिपेंट ने इसको एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया कि तू अभी खर्चा कर दे, मैं तुझे एक्चुअल्स पे कर दूंगा, कि अगर 5 रुपए का खर्चा हो तो 5 रुपए दूंगा, अगर 10,000 का खर्चा हो तो 10,000 दूंगा, जितना खर्चा उतना ही दूंगा। तो here B is providing custom broker services to A which would be on principal to principal basis। ये principal to principal basis है। एंसिलरी सर्विस जो ट्रांसपोर्ट की है procured by B on behalf of A as pure agent, and expenses incurred by B on transportation should not form part of value of custom broker। फिर से रीड करते थोड़ा जल्दी जल्दी करके। Ancillary service of transportation is procured by B on behalf of A as a pure agent। प्योर एजेंट की तरह उसने ली है, और कोई भी खर्चा incurred by B जो सप्लायर है ऑन ट्रांसपोर्टेशन शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ कस्टम ब्रोकर, उसकी वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगी। दिस इज इन सम इन सब्सटेंस रेलेवेंस फॉर प्योर एजेंट कंसेप्ट, कि उसका पार्ट नहीं बनेगी, मतलब ट्रांसपोर्ट वाले को हम वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे। ये चीज पढ़ते हैं जो ऊपर इलिस्ट्रेशन थी ऑफ इंपोर्टर एंड कस्टम ब्रोकर गिवन अबव, एज्यूमिंग दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स एंड डिलीवरी टू द इंपोर्टर एट द प्राइस एग्रीड अपॉन इन कॉन्ट्रैक्ट। ऊपर तो अभी हमने देखा क्लियरेंस का कॉन्ट्रैक्ट था, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो कि क्लियरेंस ऑफ गुड्स हो, साथ में कॉन्ट्रैक्ट हो कि डिलीवरी भी इंपोर्ट वो ब्रोकर कराएगा एट द इंपोर्टर प्लेस, द कस्टम ब्रोकर वुड यूज द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज फॉर हिज ओन इंटरेस्ट। अब जो कस्टम ब्रोकर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ले रहा है अपने फायदे के लिए ले रहा है, क्योंकि उसे ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट कहता है कि क्लियरेंस भी करना है और डिलीवरी भी करनी है। ऊपर एग्जाम्पल में हमने देखा एग्रीमेंट था सिर्फ और सिर्फ क्लियरेंस का, डिलीवरी का नहीं था। क्लियर मैं करा दूंगा फॉर्मेलिटीज, बट अगर डिलीवरी का भी एग्रीमेंट है तो अब तो ये सर्विसेज अपने इंटरेस्ट में ले रहा है, क्योंकि एग्रीमेंट में स्पेसिफाइड है कि वो सर्विसेज देगा, तो अब ये प्योर एजेंट नहीं है। और अनदर इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट क्या है कि एक्चुअल्स बिल होगा तभी प्योर एजेंट कहलाएगा। मतलब लेट से वैल्यू ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज 10,000 की है, अगर कस्टम ब्रोकर चार्ज एनी अमाउंट मोर देन 10,000, अगर 10,000 से 1 रुपया भी एक्स्ट्रा चार्ज कर ले तो वो प्योर एजेंट नहीं कहलाएगा, और वो फिर ऐड हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में। प्योर एजेंट के थोड़े से एग्जांपल्स पढ़ते हैं। एक कॉर्पोरेट सर्विसेज की फर्म है, फर्म ए, इट इज इंगेज टू हैंडल द लीगल वर्क पर्टेनिंग टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी बी। कंपनी बी इनकॉर्पोरेट हो रही है, तो ए अपनी सर्विसेज दे रहा है यहाँ पे। अदर देन इट सर्विसेज, ए ऑल्सो रिकवर फ्रॉम बी रजिस्ट्रेशन फी एंड अप्रूवल फी फॉर द नेम ऑफ द कंपनी पेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। अब जो ए सप्लायर है इसने अपने बिहाफ पे रजिस्ट्रार को कुछ ना कुछ चार्जेस पे कर दिए, रजिस्ट्री चार्जेस दे दिए, अप्रूवल फीस दे दी, जो वैसे तो सप्लाई रिसिपेंट ने पे करने थे जिसकी कंपनी बन रही है, बट दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि तू ही देख ले सब कुछ, मैं तुझे रिइंबर्स कर दूंगा। तो ए इज ओनली अ प्योर एजेंट, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अगर कोई कस्टम ब्रोकर पोर्ट फीस दे रहा है, पोर्ट चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, डॉक ड्यूज जो बाद में रिइंबर्स करा लेगा, तो प्योर एजेंट बना हुआ है। एक्सपेंसेस जो सीएफ एजेंट ने इंकर करे और रिइंबर्स करा लिए, वो भी प्योर एजेंट है। ये वाला एग्जांपल थोड़ा काम का है, देखो। सपोज अ कस्टम ब्रोकर issues an invoice for reimbursement of few expenses and for consideration towards agency charges rendered to an importer, the amounts charged by the custom broker are as below। तो एक कस्टम ब्रोकर है, उसने अपने इनवॉइस बनाया, हमने कहा था इनवॉइस में सेपरेटली मेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अपने एजेंसी इनकम
तो उसकी 10,000 की है उसकी, और इन एडिशन वो क्या कर रहा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, होटल एक्सपेंसेस कर रहा है, कस्टम ड्यूटी पे कर रहा है, डॉक्स के ड्यू पे कर रहा है, इतने इतने। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, देखो एजेंसी इनकम तो उसकी 10,000 की वैल्यू ऑफ सप्लाई है। अब बिना ट्रैवल के खर्चे करे, होटल के एक्सपेंसेस करे, अपनी एजेंसी सर्विसेज दे ही नहीं सकता, तो दिस इज अ मैंडेटरी खर्चा जो इसको खुद से करना है, ये इसके ओन इंटरेस्ट में है, तो 15,000 भी वैल्यू में बनेगा। तो 10 और 15 25,000 रुपये की हमारी हो जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। कस्टम ड्यूटी ये अपने इंपोर्टर के बिहाफ पे पे कर रहा है, डॉक्स ड्यूज इंपोर्टर के बिहाफ पे पे कर रहा है, जो इसको रीइंबर्स मिल जाएंगे, भले ही ट्रैवलिंग के भी रीइंबर्स मिल जाए, बट ये तो ओन इंटरेस्ट में है। तो ये 55,000 और 5,000 रुपये वाले जो 60,000 है, ये बन जाएगी हमारे प्योर एजेंट के चार्जेस। So in the above situation, agency income or traveling shall be added for determining value of supply by the custom broker, whereas docks dues and the custom duty shall not be added to the value provided the conditions of pure agent are satisfied. Conditions क्या है कि दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, ऑथराइजेशन है, और जो कंडीशंस हमने पढ़ी। फिर अगर एक और एग्जांपल देखते हैं, सप्लाई है एक्स फैक्ट्री, सप्लायर ने कहा मेरी फैक्ट्री तक की सप्लाई है, बट सप्लायर ने स्टिल फ्रेट का चार्जेस पे कर दिया और रीइंबर्स करा लिया रिसिपेंट से, तो इट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू, इट इज एक्टिंग एज अ प्योर एजेंट। एडवोकेट अगर कोर्ट की फीस पे कर दे तो एज अ प्योर एजेंट काम कर रहा है। बस इतना सा कंसेप्ट था प्योर एजेंट का। दो सर्कुलर्स है वो भी हम देखते हैं। पहला सर्कुलर डील करता है इन रिलेशन टू रीइंबर्समेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। देखो होता क्या है, जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंट या मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी दी जाती है। तो देखो नॉर्मली होता क्या है, कहते हैं कि रेंट 10,000 है और 2,000 रुपये बिजली के हैं, ठीक है। एक्चुअल में नहीं ले रहे जितना दो, मतलब एक बता दिए कि 2,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, ऐसा नहीं ले रहे कि जितना बिल आएगा उतना। तो इसको कहा जाता है कॉम्पोजिट सप्लाई। मतलब मेन सप्लाई अपनी रेंटिंग या मेंटेनेंस की जो भी है उसके साथ हमने बिजली का बिल जोड़ दिया इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसको कॉम्पोजिट सप्लाई बोल दिया। बट अगर हम एज अ प्योर एजेंट एक्ट करें, हमने कहा जितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा उतना ही, अगर 500 रुपये बिल आया तो 500 रुपये, 200 रुपये आया तो 200 रुपये, अगर 5,000 बिल आया तो 5,000, जितना एक्चुअल है उतना ही ले रहे हैं, तो इट विल बिकम एज अ प्योर एजेंट, और उसमें हम एक्चुअल बेसिस पे करेंगे, और तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं ऐड होगा, ठीक है। वही प्योर एजेंट वाला कंसेप्ट लग जाएगा, जो सिर्फ रेंट का या मेंटेनेंस का चार्जेस आएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में, ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगा। बट अगर ऐसा नहीं है, एक फिक्स चार्ज है या है, तो हम कह देंगे कि इट इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई। एक तो ये सर्कुलर, इसको एक बार मैं आईसीएसई के स्टडी मैट से भी पढ़ा देता हूँ। देखो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, नहीं बनेंगे व्हेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड बाय द रियल एस्टेट ओनर्स या आरडब्ल्यूए या रियल एस्टेट डेवलपर्स जो भी है एज अ प्योर एजेंट, एंड इलेक्ट्रिसिटी इज चार्ज ऑन एक्चुअल बेसिस। But electricity when supply bundled with renting of immovable property और maintenance services, वो composite supply बन जाता है, even if electricity is billed separately। भले ही इलेक्ट्रिसिटी का हम दिखाए कि ये सेपरेटली कितना है, तो ये वो बन जाएगा composite supply, और प्रिंसिपल सप्लाई होगा रेंटिंग वेंडिंग, ठीक है। इतना से एक सर्कुलर है। नेक्स्ट सर्कुलर डील करता है एयरपोर्ट लेवी कलेक्टेड बाय एयरलाइन एज अ प्योर एजेंट। क्या कह रहा है ये, देखो एक एयरलाइन कंपनी है, लेट्स से इंडिगो, ये कस्टमर को टिकट सेल करती है। टिकट है 7,000 रुपये की, ये इसका फेयर है, सब कुछ चार्जेस सब कुछ इंक्लूड करती है। अब एक एयरपोर्ट की मेंटेनेंस अथॉरिटी है जो एयरपोर्ट का पूरा एरिया सब कुछ मेंटेन करती है, वहाँ पे लिफ्ट हो गई, यहाँ पे मतलब सब कुछ हो गया, अंदर की सिक्योरिटी क्लीनिंग सब कुछ वो मेंटेनेंस करती है। अब इसने एयरलाइन पे एक जिम्मेदारी डाली कि तू मेरा एज अ प्योर एजेंट वर्क कर, इसको ऑथराइज करा। प्योर एजेंट क्यों, कि मेरे बिहाफ पे कस्टमर से, हर कस्टमर से 200 रुपये एक्स्ट्रा कलेक्ट कर ले। ये कौन सी है, ये है
एयरपोर्ट की डेवलपमेंट, यूजर डेवलपमेंट या पैसेंजर डेवलपमेंट फीस इस नाम से 200 रुपये चार्ज कर ले, ठीक है। तो टोटल कस्टमर से 7,200 ले ले, प्लस इस पे जीएसटी जितना है लेट से 18%, ये अमाउंट आ जाएगी। ओके, कस्टमर ने क्या करा, अपनी जेब से 7200 प्लस जीएसटी 18% पे कर दिया। एयरलाइन ने ये सारी अमाउंट कलेक्ट करी, कितनी, 7200 इंटू में 18%, 1296, तो 8496 रुपीज कलेक्ट करे। इसमें से 200 रुपये एज इट इज एयरपोर्ट अथॉरिटी को रीइंबर्स कर देगा। कौन, एयरलाइन। 200 प्लस इसका कॉरस्पॉन्डिंग जीएसटी, 236 रुपीज एयरपोर्ट अथॉरिटी को एयरलाइंस ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि ये एज अ प्योर एजेंट है, ऑन एक्चुअल बेसिस पे ये ट्रांसफर करेगा, ठीक है। बस इतना सा कंसेप्ट है। तो इस पे 200 का जीएसटी 18 रुपये एयरपोर्ट अथॉरिटी गवर्नमेंट को पे करेगी, बाकी 7,000 का जीएसटी एयरलाइन पे करेगा। कस्टमर पूरा 7200 पे, अगर वो कस्टमर रजिस्टर्ड है, इस पे जीएसटी क्लेम कर लेगा। बस इतना सा कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। बस ये चैप्टर खत्म ही है, 1-2 मिनट और लगेगा। अगर हमें वैल्यू निकालनी है किसी टोकन, वाउचर या कूपन की, तो वैल्यू होगी उसकी मनी वैल्यू ऑफ आइटम अगेंस्ट कूपन। यानी कि अगर कूपन 1500 रुपये का है तो उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1500। यानी कि उस कूपन के अगेंस्ट में क्या मिल सकता है, कितने रुपए की आइटम मिल सकती है, वो हो जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब वैल्यू की सारी चीज़ें खत्म हो गई। लास्ट चीज़ एक एक्सचेंज रेट से रिलेटेड है कि अगर हम गुड्स के लिए एक्सचेंज रेट देते हैं तो सीबीआईसी का रेट लेंगे ऑन द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। अगर सर्विसेज का लेते हैं तो रेट एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लेंगे ऑन द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। विद दिस हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर पूरा खत्म होता है विद ऑल द रूल्स, प्लस हमने इसमें एग्जाम्पल्स करे, इलिस्ट्रेशंस करी, सारे सर्कुलर्स नोटिफिकेशंस भी कवर करे। चलिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई खत्म होता है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।